गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि संसद कैसे विधि का निर्माण करती है। व्हाट इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये देखो बच्चों, पहले पार्लियामेंट तो पहली बात ये आपको बता दें कि देयर आर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के 3 सत्र होते हैं। देयर आर 3 सेशंस, 3 सत्र होते हैं, जिसमें पहला बजट सेशन। तो अभी जो हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, तो पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है बजट, यानी पार्लियामेंट कैसे काम करती है। जैसे कि हमारे स्कूल का सेशन होता है जुलाई में, फेब में, तो वैसे ही सेशन होता है पार्लियामेंट का। तो हर चीज़ सेशन से होती है, शेड्यूल में सेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो बजट सेशन इज द लॉन्गेस्ट वन, लेंथीएस्ट वन। तो बजट सेशन सबसे लंबा होता है, ऑलमोस्ट 50 दिन तक चलता है। मोस्ट लेंथीएस्ट, लॉन्गेस्ट। और उसके बाद होता है बच्चों समर सेशन नहीं होता, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में सब लोग छुट्टी में चले जाते हैं। तो जैसे समर वेकेशन होता है, वैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट का भी कोई समर सेशन नहीं होता। देयर आफ्टर मानसून सेशन। तो आफ्टर समर देयर इज अ मानसून। मानसून सत्र होता है। एंड थर्ड वन इज अ विंटर, शीतकालीन सत्र। तो ये पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। अगर बच्चों आप पूछोगे कि ये जो 3 सेशन होते हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, तो नहीं। सेशन का मतलब होता है कि 3 सेशन होती है, यानी ऑलमोस्ट पार्लियामेंट साल भर में। तो इन 365 डेज पार्लियामेंट साल भर में, हमारे यहाँ कोई फिक्स वर्किंग डेज नहीं है। देखो अमेरिका में पार्लियामेंट का सेशन है, फिक्स वर्किंग डे शुरू होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आप अगर पूछोगे तीनों सेशन के मिलाकर कितने वर्किंग डेज है, इसका भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। इट मीन्स ये तीनों सेशन शुरू हो सकते हैं। देयर इज नो डिफिनिट डेट कि जुलाई मानसून सेशन कब शुरू होगा, 1 जुलाई से 2 जुलाई से। दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट तय करता है। और आप कहोगे कि 365 डेज में ओवरऑल कितने डेज होंगे, ये भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है। तो ये लिखा हुआ 3 सेशन होंगे, दैट इज मेंशन इन द रूल्स ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा नियमों में लिखा गया है, संविधान में नहीं। ये लोकसभा के नियमों में लिखा गया है। रूल्स यानी रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के नियमों में लिखा हुआ 3 सेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है। और 3 सेशन किस डेट से शुरू होगा, ये प्रेसिडेंट तय करता है, लिखा नहीं गया है। ये लोकसभा नियमों में नहीं लिखा गया है। लेंथ कितनी होगी ये भी डिटरमाइन नहीं है, न लोकसभा नियम में न कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। और हु समन द सेशन, सेशन को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट समन द सेशन। तो हमारे यहाँ जो सेशन को बुलाने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को। अब सिंपल सी बात है, जब भी बच्चों कोई चीज पढ़ो तो ऑलवेज सर्च लॉजिकल रीजन। आप किसी चीज को रटो मत कि प्रेसिडेंट क्यों बुलाता है सेशन। प्रेसिडेंट इसलिए बुलाता है कि व्हेनेवर सेशन इज अ समन। आप जानते हो सेशन क्यों होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में इज अ हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, एंड हु इज लॉ मेकर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को लॉ बनाना है तो हाउस यानी पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, और लॉ के बिना गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती। अब जरा सोच लो, हमने आर्टिकल 14 में आपको रूल ऑफ लॉ बताया था, यहाँ आपको फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की इतनी बात है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज
यानी हमारे यहाँ महिलाओं की मैरिज एज को बढ़ाना है 21, इवन देन वी मे नीड अ लॉ। हम बिना लॉ के विवाह की उम्र भी 21 नहीं कर सकते। जरा सोच लिख लो, इतना ज़्यादा हमारे यहाँ रूल ऑफ पार्लियामेंट होता है। यही रूल ऑफ लॉ है कि एवरी लॉ इज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगी तो स्वाभाविक रूप में प्रेसिडेंट उसको समन करेगा, क्योंकि बिना लॉ के गवर्नमेंट हमारे काम नहीं कर पाती। देखो, रूल ऑफ लॉ तो अपने आर्टिकल 14 में पढ़ा होगा। इन हकीकत की बात है कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है और अगर फीमेल्स की मैरिज की एज अगर 21 नहीं है, तो आप कंप्लेन पुलिस स्टेशन नहीं कर सकते। पुलिस वहीं काम करेगी जहां लॉ है। बिना लॉ के पुलिस कोई काम कर ही नहीं सकती। तो यही तो इसलिए हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ पुलिस नहीं है। ये तीनों सेशन राष्ट्रपति बुलाता है, तीनों सेशन को बुलाता राष्ट्रपति है। लेकिन आप जानते हो कि जब सेशन एक बार स्टार्ट हो गया, सपोज बजट सेशन, जब बजट सत्र स्टार्ट हो गया, इस सेशन के सारे चेयर करता है स्पीकर। अब सारे पार्लियामेंट के जो अंदर सारे काम करेगा वो स्पीकर करेगा। इसका मतलब है अब स्पीकर तय करेगा, जब सेशन तय हो शुरू होगा तब उसके बाद रोल किसका हो जाता है? स्पीकर को। प्रेसिडेंट का रोल केवल इतना होता है कि हाउस को बुला दिया जाए। और हाउस को बुलाया क्यों जाए? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कंडक्ट ऑफ बिजनेस लाना चाहती है और इसलिए हाउस को बुलाया जाए। पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग होगी और उसके बाद सारा कंडक्ट ऑफ बिजनेस किसकी जिम्मेदारी है? स्पीकर की। स्पीकर सारा कंडक्ट ऑफ बिजनेस करेगा। इसका मतलब है कि मान लो कि अगर सदन में कभी हंगामा हो गया, बजट सेशन आया और राहुल भैया गुस्से में आ गए, राहुल भैया ने कहा हम तो हाउस को नहीं चलने देंगे। तो किसी बच्चे ने पूछा कि हमारे यहाँ तो शादी 16 साल में हो जाती है। दोस्तों देखो, यही समस्या है। अगर जिसकी शादी 16 साल में हो रही है, आप पुलिस में शिकायत करो तो उसकी शादी रुक जाएगी, क्योंकि हम लॉ को जानते नहीं, और जानते भी हो तो शिकायत नहीं करते। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो स्पीकर, देखो स्पीकर इस बात को चेयर करता है, पूरे सेशन कार्यवाही को। अब बजट सेशन चल रहा है तो मान लो कि कभी इसमें 1 बजे से 2 बजे तक का लंच टाइम होता है। 1 से 2 तक का टाइम क्या होता है? लंच का। तो लंच के समय स्पीकर क्या करता है? हाउस को एडजर्न करता है, स्थगित करता है। तो हाउस को एडजर्न करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की। हाउस को स्थगित करेगा। एडजर्न का मतलब है सस्पेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ हाउस। थोड़ी देर के लिए हाउस के फंक्शन को सस्पेंड कर देना, क्योंकि खाने के लिए भी हो सकता है, कहीं होगा हंगामा हो गया तो एक दिन के लिए भी सेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। तो सेशन को जब सस्पेंड कर दिया जाए फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, इसे कहते हैं एडजर्नमेंट, स्थगन। एक एडजर्नमेंट होता है, जैसे हमारा भी, हमारी क्लास का भी एक एडजर्नमेंट होता है। अब देखो, ऑलमोस्ट 12:30 पे हम अपनी क्लास को एडजर्न करते हैं। इसलिए आप देखोगे हमारी क्लास में खान सर क्या है? प्रेसिडेंट हैं। खान सर सेशन बुलाते हैं एंड वी आर स्पीकर, हम लोग सेशन को चेयर करते हैं। तो अब हमें क्लास कब लेना है, कब एडजर्न करना है, तो दैट इज डिटरमाइंड बाय टीचर। तो यहाँ टीचर किसके रोल में आ जाता है? स्पीकर के रोल में आ जाता है कि वो डे टू डे बिजनेस करेगा और कभी कोई क्लास हुई ना हुई उसको एडजर्न करेगा। लेकिन 2 किस्म के एडजर्नमेंट होते हैं। एक होते हैं एडजर्नमेंट, जैसे हमारी क्लास का एडजर्नमेंट होगा 12:30 पर, तो हम क्या करेंगे कि फिर अगले दिन क्लास को बुला लेंगे। लेकिन हमारे क्लास का एडजर्नमेंट दैट इज डेफिनेट, ये निश्चित होता है। लेकिन कई बार एडजर्नमेंट ऐसा होता है जो कि अगली डेट दे के ना हो, कि मान लो पॉलिटी क्लास खत्म हो जाए तो आईआर वाली क्लास कब होगी, तो वो निश्चित डेट नहीं है। तो जब डेट डिसाइड हो तब हम आएंगे। इसका मतलब है एक और भी एडजर्नमेंट होता है, अनिश्चितकालीन। ये भी स्पीकर करता है। एडजर्नमेंट इज साइन ए डाई। अनिश्चितकालीन तक के स्थगन को कहा जाता है एडजर्नमेंट विथ साइन ए डाई।
तो ये भी स्पीकर करता है। इसका मतलब है सत्र को बुलाने का अधिकार, सत्रावसान करने का अधिकार। सत्रावसान कौन करता है? एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच के इंटरवल को कहते हैं सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब छुट्टी। सत्रावसान का मतलब है एक तरीके से छुट्टी हो जाए, रेसेस हो जाए। एक सत्र के दूसरे सत्रावसान कौन करता है? प्रोरोग कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये स्पीकर नहीं करता। सत्रावसान यानी बजट सेशन को समाप्त करने घोषणा करना। सत्रावसान का मतलब है मानसून सेशन को समाप्त करने घोषणा, विंटर सेशन को समाप्त करने घोषणा, इसे कहते हैं सत्रावसान। ये किया जाता है स्पीकर के द्वारा, सॉरी प्रेसिडेंट के द्वारा। सेशन बुलाएगा प्रेसिडेंट, सत्रावसान करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन सेशन के चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की है। इसे एडजर्नमेंट करेगा, स्थगित करेगा स्पीकर, अनिश्चितकालीन में स्थगित करेगा स्पीकर। स्थगित का मतलब होता है कि जब हम अगली डेट हमारी पक्की हो, और अनिश्चितकालीन का मतलब होता है कि जब हमारी अगली डेट पक्की ना हो। ये कह रहा है एडजर्नमेंट इज साइलेंट आई, ये काम स्पीकर का होता है। लेकिन अब सदन चल गया तो सदन चल गया, कुछ काम तो होना चाहिए। कोई सदन का, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पढ़ाई का पर्पज क्या है? कोई काम करना है। वैसे सदन का सेशन आता है तो स्वाभाविक रूप में कुछ काम किया जाता है। और जरा देख लो, अब सदन के सेशन को काम कैसे किया जाएगा। उसके बाद ये भी आपको बता दें कि हमारे यहाँ केवल लोकसभा का विघटन होता है। 5 साल के बाद लोकसभा का विघटन होता है। ओनली लोकसभा डिसॉल्व। बच्चों, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा कंटिन्यूस काम करती है। राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, लेकिन लोकसभा के मेंबर रिटायर नहीं होते। साइने डाई मीन्स इट इज अ फॉर अनिश्चित काल के लिए, ए फॉर इनडेफिनिट पीरियड, दैट इज साइने डाई। इसका मतलब जैसे पॉलिटी क्लास खत्म हो जाए फिर आईआर वाली क्लास कब होगी, यह निश्चितकालीन स्थगन है, साइने डाई है। वैसे ही लोकसभा का विघटन कौन करता है? हु डिसॉल्व लोकसभा। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट। और बच्चों देखो, स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन काम स्पीकर करता है, लेकिन डिसोल्यूशन वाला काम क्या करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट ने लोकसभा का डिसॉल्व कर दिया, डिसोल्यूशन कर दिया, आप याद रखो अगली लोकसभा का इलेक्शन होगा तभी मेंबर फिर लोकसभा की बैठक होगी। जबकि सत्रावसान पे क्या होता है? सत्रावसान का मतलब होता है एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच की अवस्था क्या है? सत्रावसान। तो सत्रावसान वाला काम प्रेसिडेंट करता है, लेकिन सत्रावसान तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का होता है। लेकिन हमारे यहाँ डिसोल्यूशन राज्यसभा का नहीं होता। डिसोल्यूशन केवल किसका होता है? लोकसभा का। लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है क्योंकि लोकसभा दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल। तो 5 साल के बाद भाई डिसोल्यूशन नहीं होगा तो अगली लोकसभा नहीं आ पाएगी। अगली लोकसभा आएगी क्यों? क्योंकि जनता ये देखना चाहती है कि जो मेंबर हैं जिनको हमने 5 साल के लिए भेजा था। अब देखो दोस्तों, 2024 में इलेक्शन होने वाला है। तो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है वो स्वाभाविक रूप में उसके पहले लोकसभा डिसॉल्व होगी। यानी जो आज की डेट में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब उनकी मेंबरशिप खत्म, उनका पेमेंट खत्म, उनकी सारी फैसिलिटी खत्म। वो दोबारा फिर लोकसभा में तभी आएंगे इफ़ दे आर री इलेक्टेड। अगर दोबारा वो निर्वाचन करके आते हैं तो लोकसभा में आते हैं, नहीं विदाई हो गई। इसलिए डेमोक्रेसी खास बात है। अगर आपको देखो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है? इफ़ वी आर अनेबल टू सेटिस्फाई द विश ऑफ पीपल, अगर हम जनता की इच्छा को नहीं रख पाए तो 5 साल बाद जाना पड़ेगा। ये कोई राजा महाराजा का शासन नहीं है कि एक बार शासन में आ गए तो राजा का बेटा राजा होगा। ये डेमोक्रेसी बड़ी खूबी है दोस्तों। इसलिए 5 साल बाद इनको हटाया जाता है, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी कुल मिला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पॉलिटिकल डेथ हो जाता है। मैंने फिर कहा नेचुरल डेथ नहीं। 5 साल के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तब रहेंगे जनता फिर उनको देखे। वैसे हमारे कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो 6-6 बार 7-7 बार लगातार चुनाव जीतते रहे हैं।
तो ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है। अब जरा सोच के देखो, ये अगर सदन करता है तो सदन का काम क्या है? सदन का बिजनेस तो है। इसे हमारा बिजनेस, देखिए बिजनेस का मतलब दोस्तों एक ही मतलब नहीं होता, कई लोग बिजी विदाउट बिजनेस होते हैं। यह बिजनेस का मतलब काम करना। अब हमारा हमारा बिजनेस क्या है? पढ़ना। तो हाउस का बिजनेस क्या है? लॉ मेकिंग। हाउस का बिजनेस क्या है? कार्यपालिका को कंट्रोल करना। अब इसी देखिए दोस्तों, आपको हाउस का बिजनेस क्या है? संसद का मूल काम क्या है? जरा इसे देखो, व्हाट इज बेसिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट? तो संसद के मूल काम है, आप देखोगे कि संसद के काम क्या है? द फर्स्ट फंक्शन इज रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। रिप्रेजेंटेटिव। और मेरे दोस्तों, ये संसद नहीं है, जनता की सबसे बड़ी चौपाल है। यानी एक तो चौपाल हमारे गांव की है, एक तो हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, जहां हम जनता की आवाज़ सुनते हैं। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का नाम क्या है? दिल्ली में है पंचायत दोस्तों। और उसका सरपंच है पीएम जी, ताऊ जी, मोदी जी। इसलिए संसद के मूल काम क्या? पहला काम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्मक। पहला है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। और देखो बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है, जितने बच्चे क्लास कर रहे होंगे, हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन कोई ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहा है। हर बच्चे का एक तो लोकसभा एरिया होगा। जो आप अगर किसी को नहीं पता हो तो आप पता कर लेना, आपका कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठा हुआ है। और आप जानते हो डेमोक्रेसी का मर्म में क्या है, कि हम अपनी इस इच्छा 5 साल तक के लिए हम दे दे रहे हैं। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे दिल्ली में जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव है रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा मतलब मनोज तिवारी। मनोज तिवारी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दिल्ली में जब लोग जहाँ हम लोग रहते हैं, उस एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी है। वैसे भारत के अलग अलग लोगों ने 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम यहाँ भेजा है। और इसलिए भेजा है कि वो हमारी इच्छा संसद तक पहुंचा पाए। और दोस्तों, डेमोक्रेसी में आप पूछोगे सर ये बताओ कि, अब कहो कमाल की बात है, आप कहोगे सर ये बताओ मेरी इच्छा लड्डू खाने की है, तो रिंकिया के पापा कैसे समझ जाएंगे? मेरी इच्छा तो ये है कि, मेरी इच्छा ये है कि घूमने की है स्विट्जरलैंड। अब हम अपनी इच्छा कैसे हमारी इच्छा समझ जाएंगे? दोस्तों देखो, हकीकत ये है, इतना बड़ा देश है, इसलिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन की बात की जाती है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन की बात करनी ही इसलिए पड़ती है, फिर इतने इतने जनता में किससे किससे अपनी उसकी इच्छा पूछे। आप कहोगे सर हम भी पार्लियामेंट बैठेंगे, हमारा पड़ोसी कहेगा हम भी पार्लियामेंट बैठेंगे, तो फिर वही है, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। तो फिर सब लोग बैठेंगे, कोई काम तो हो नहीं पाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? द गवर्नमेंट बाय विश ऑफ द पीपल। जहां जनता की इच्छा को रखा जाए वही तो डेमोक्रेसी है। जहां शासन जनता की इच्छा के हिसाब से, वो डेमोक्रेसी है। तो हमारी इच्छा के हिसाब से क्या हो, हमने कह दिया भाई हमारी इच्छा हमारा रिप्रेजेंटेटिव देखेगा। इसलिए कोई शिकायत होती है तो हम जाते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास। इसलिए बच्चों, हाउस में जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात उठाता है तो माना जाता है कि जनता की आवाज़ उठाई है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है, ये डेमोक्रेसी का मर्म है। और बच्चों इसलिए आप देखो, वैसे तो आप देखोगे कई कई बार लोग कह देते हैं कि अगर लॉ मेकिंग का काम करना है तो लॉयर्स आर बेटर फॉर लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग का ही काम करना है तो वाई वी आर नॉट पिकिंग अप लॉयर्स? वकीलों को ले लो, विधि का निर्माण कर दो। लेकिन ना बच्चों, देखो एक आर्किटेक्ट घर का निर्माण कर सकता है, लेकिन उसमें रहने वाला ये बताएगा कि घर उसके लिए सही है नहीं सही है। और देखो याद रखना, डेमोक्रेसी की फिलॉसफी क्या है? हर आदमी बुद्धिमान है। डेमोक्रेसी की फिलॉसफी क्या है? पब्लिक है, सब जानती है। इसे कोई मूर्ख नहीं होता बच्चों, कोई गैर समझदार नहीं, कोई नादान नहीं है। इसी डेमोक्रेसी की फिलॉसफी ये है कि जनता अपनी इच्छा बताएगी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को,
वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन के भीतर बैठेगा, और सदन के भीतर बैठेगा तो क्या करेगा, वो सवाल पूछेगा। भाई हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सवाल किससे पूछेगा, सरकार से पूछेगा। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई लॉ मेकिंग बनेगी, उसमें चर्चा करेगा, बहस करेगा। इसलिए कहा जाता है ये पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जनता की आवाज को ऊपर उठाना, रिफ्लेक्ट द विश ऑफ पीपल। ये संसद क्या करती है, जनता की इच्छा को प्रकट करती है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। और आप जानते हो डेमोक्रेसी फिलोसफी क्या है, जनता की इच्छा, जनार्दन की इच्छा। जो आम जनता सोचे वही भगवान की इच्छा है। लेकिन अब संसद का दूसरा काम क्या है, डिलिबरेटिव, परिचर्चात्मक। दूसरा रोल क्या है, डिलिबरेटिव। अब दोस्तों डिलिबरेटिव का क्या है, देखिए डेमोक्रेसी में अब संसद में कौन लोग हैं, एक रूलिंग पार्टी है, कल मैंने बताया था एंटी डिफेक्शन एक्ट में, एक रूलिंग पार्टी है, एक अपोजिशन है। एक बात याद रखना दोस्तों, डेमोक्रेसी की बेसिक फिलॉसफी है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि जो वो कह रहा है वो एकमात्र सच है। सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। इसलिए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, डेमोक्रेटिक जो डिसीजन मेकिंग होता है उसका आधार क्या है, जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होता है उसमें डिबेट, डिस्कशन, परिचर्चा, संवाद, उसमें क्या होता है, परिचर्चा होती है, उसमें क्या होता है, संवाद होता है, उसमें क्या होती है, बहस होती है। इसलिए बच्चों बहस किस पे होगी, सार्वजनिक मुद्दे पे। इसे डेमोक्रेसी में किसकी, और बहस किसके माध्यम से होती है, बहस किसके माध्यम से होती है। अब अपोजिशन लाएगा कोई प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कई बार हमें भी, टीचर को ही बच्चों का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है क्योंकि उनका ध्यान गलत जगह आकर्षित हो रहा है। वैसे बच्चों हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ध्यान आकर्षित किसका करेंगे, मंत्रियों का। तो पार्लियामेंट के सामने तमाम प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब है जब पहला सत्र आता है तो राष्ट्रपति महोदय उसको एड्रेस करते हैं, और राष्ट्रपति महोदय क्या बताते हैं, सरकार की उपलब्धियां, सरकार की नीतियां। अब उससे जनता सहमत है, नहीं सहमत है, फिर ये बात कौन लेकर आएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से बताएगी क्या सही है क्या गलत है, उस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगा। और आप याद रखो जब पार्लियामेंट में कोई चर्चा होती है वो देश तक पहुंचती है कैसे, टेलीविज़न के थ्रू, मीडिया के थ्रू। हमारे सारे जर्नलिस्ट पार्लियामेंट में होने वाली चर्चाओं को पूरे देश में आगे बढ़ाते हैं। और कई बार तो जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं वो पार्लियामेंट की चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर अगर वो खुद कोई रिपोर्ट लिख देंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। लोग कहेंगे झूठ रिपोर्ट छाप दिया, कोई कहेगा कि मानहानि हमारी कर दी। लेकिन अगर कोई सांसद ने कहा है तो उसकी रिपोर्ट छाप रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई सांसद ने कहा है। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है, हर डिसीजन में, हर जो काम होता है सदन में, परिचय, संवाद आएगा, प्रस्ताव आएगा, संकल्प आएगा, और हर मुद्दे पे चर्चा होगी। इसे राफेल हमने खरीदा था, जरा सोच के देखो, राफेल हमने खरीदा था, अभी चाइना नहीं है दोस्तों, यही डेमोक्रेटिक देश और नॉन डेमोक्रेटिक देश का फर्क है। राफेल खरीदा था हमने फ्रांस से, राहुल भैया ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, परिचर्चा होनी चाहिए। बाकायदा सदन में परिचर्चा हुई, संवाद हुआ, पूरे देश को पता चला। इसलिए दोस्तों कोई भी अडानी के मुद्दे पर सदन ने, विपक्ष ने कहा हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा हुई। कई बात तो लॉजिकल है, चाहे भारत चीन का रिलेशन हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे प्याज कीमतें हो, ये चूंकि हमारी जनता जानना चाहती है सरकार क्या करती है, तो जनता को कैसे पता चलेगा, परिचर्चा, संवाद। इसलिए देखो संसद क्या करती है, संसद का बहुत बड़ा काम क्या है, लॉ मेकिंग। लेकिन हमारे यहाँ लॉ मेकिंग कैसे होता है, हमारे यहाँ विधि का निर्माण भी परिचर्चा से होता है। ये लॉ मेकिंग अलग से हम बताएंगे।
जो संसद विधि का निर्माण करती है उसका मूल उद्देश्य क्या है? परिचर्चा। यानी कोई विधि जय ही सदन के सामने आएगी, आपने सुना होगा डाटा प्रोटेक्शन बिल, डाटा प्रोटेक्शन बिल सदन के सामने आया था, उस पर परिचर्चा हुई और कहा भी जाता है दोस्तों, अगर एक आंखों से देखोगे पूरी चीज नहीं दिखती, अगर 10 आंखें उसे देखेंगे पूरी चीज दिखेगी। इसी बात पे डेमोक्रेसी आधारित है, हर व्यक्ति को बोलने दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति खामी बताएगा। इससे बच्चों सीख लेना कि जब भी अपना कोई विवाह हुआ करने का निर्णय हो अपने मन से करना, लेकिन परिवार में और दोस्तों को जरूर बताना, क्योंकि जब बताओगे परिचर्चा होगी, उसमें खामी पता चलेगी। नहीं पता चला अकेले चोरी चोरी सब काम कर लिए और बाद में, क्योंकि जो आपके पिताजी देख सकते हैं वो आप नहीं देख पाओगे, जो आपका भाई देख सकता है आप नहीं देख पाओगे, जो आपका दोस्त देख सकता है वो नहीं देख पाओगे। इसी बेस पे डेमोक्रेसी बेस है। ये डेमोक्रेसी मानती है हर आदमी को बोलने दिया जाए, हर विचार का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई खामी वो बताएगा, तो ज़्यादा लोग बोलेंगे तो हो सकता है उसकी खामी दूर हो जाए और हमें अपनी गलती पता भी चल जाए, और गलती पता चल जाएगा उसमें सुधार लेंगे। तो ये पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंट काम होता है। इतना ही नहीं, दो बड़े काम होते हैं, पहला प्रतिनिध्यात्मक, दूसरा परिचर्चात्मक, डिलिबरेटिव। तो संसद में हर काम में, इसलिए देखोगे अभी तो बजट सेशन होने वाला है और बाकायदा संसद के हर काम में आप देखोगे परिचर्चा, संवाद। बजट भी पारित होगा, चर्चा, लॉ भी पारित होगी, चर्चा। और चर्चा करने का पर्पज क्या है? संस्कृत में कहा जाता है वादे वादे जायते तत्वबोध है, यानी ज्ञान परस्पर विचार विमर्श से होता है। ज्ञान पर कोई एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता कि नहीं भैया जो मैं जानता हूं वही जानता हूं, वही सच है। और तीसरा, अगर आपको याद होगा संसदीय शासन की विशेषता, तो तीसरा काम क्या होता है? उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। यानी संसद का तीसरा काम होता है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। अकाउंटेबिलिटी, तो संसद का तीसरा काम होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैसे? कार्यपालिका से एक किसको अकाउंटेबल बनाएंगी? मंत्रिपरिषद को। ये अकाउंटेबल बनाती हैं मंत्रिपरिषद को, इसलिए मंत्रिपरिषद और उसके मुखिया तो मोदी जी हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है संसद के प्रति। तो अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे? प्रश्न पूछकर, तमाम तरीके हैं। और अकाउंटेबल कैसे बनाएगी? ये जो सांसद है ये प्रश्न पूछते हैं, किससे? मंत्रियों से। और आप जानते हो दोस्तों कि प्रश्न पूछते हैं, फिर क्या करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, संकल्प लाते हैं, मोशन एंड रेजोल्यूशन लाते हैं। इसलिए कभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कभी निंदा प्रस्ताव। आप देखो कई बार पार्लियामेंट में सरकार की थू थू होती है, शेम शेम। तो शेम शेम होना बड़ी बुरी बात है। और आप याद रखो क्यों? क्योंकि संसद जनता की इच्छाओं को रिप्रेजेंट करती है और संसद बजट भी पारित करने में जवाबदेही रखती है, क्योंकि बजट कहाँ से पारित होगा? संसद से। संसद से बजट पारित होगा, इसमें भी अकाउंटेबिलिटी होगी। संसद से, संसद क्या करेगी? समय समय पर सवाल, सरकार सवाल पूछेगी, समय से प्रस्ताव लाएगी, संकल्प लाएगी, यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में शेम शेम। ये संसद के काम है, ये संसद के मूल काम है। इसलिए डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो सत्ता में है उसे सवाल पूछा जाएगा। और हकीकत की बात है दोस्तों, जो पावर में चला जाता है उस जवाब को कहता है हम सवाल मत पूछो, हमारी बात मानो, जो हम कह रहे हैं वही सही है। डेमोक्रेसी में इसी बात को नहीं मानते, नहीं, हम सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना ही डेमोक्रेसी का नाम है। सवाल ही पूछेंगे तभी तो डेमोक्रेसी है, नहीं किस बात की डेमोक्रेसी। अब जरा देख लो, इतनी बात हो गई, अब इसी को एक एक करके अलग निकाल दें कि लॉ मेकिंग कैसे होता है। ये पार्लियामेंट का बेसिक कार्य है। पार्लियामेंट करती क्या है? तीन काम है, रिप्रेजेंटेटिव, डिलिबरेटिव और अकाउंटेबिलिटी। प्रतिनिध्यात्मक, परिचर्चात्मक और जवाबदेहिता। अब इसी में जरा देखें लॉ मेकिंग कैसे होता है। अब जरा देखो दोस्तों, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग कैसे करती है। क्योंकि हमारे यहाँ
कि आप जानते हो रूल ऑफ लॉ है कि बिना लॉ से कोई काम हमारे नहीं हो सकता, हमारे परंपरा से काम नहीं होता, प्रथा से काम नहीं होता, लॉ से काम होता है। अब लॉ तो बनाने का काम पार्लियामेंट को है। बात ध्यान सुनने की है, लॉ हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बनाती, लॉ हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव नहीं बनाती, ये सेपरेशन ऑफ पावर है। लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, जुडिशरी का नहीं है, न एग्जीक्यूटिव का है। किसका है? पार्लियामेंट का। तो जो लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है वो करती कैसे है? देखो बच्चों, पार्लियामेंट के 3 फेज हैं। पहला पीटी, यानी किसी विधि के निर्माण में पहला है फर्स्ट, प्रथम चरण, प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? विधेयक प्रस्तुत होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। फर्स्ट रीडिंग में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है, दैट इज फर्स्ट रीडिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, इसका सीधा मतलब है कि किसी लॉ के मेकिंग में स्टेजेस होते हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स बड़ा सिंपल है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ बिल कैसे होता है? देखो इस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ बिल कैसे होता है। अब देखो, एक तरीका होता है कि मान लो कि हम आपको दिखा दें पार्लियामेंट कैसे काम करती है और इंट्रोडक्शन ऑफ बिल कैसे होता है। फिर सेकंड, और आपको कि बिल क्या है? बिल एक तरीके से, बिल एक तरीके से प्रस्ताव है लॉ मेकिंग का। जो लॉ मेकिंग का प्रस्ताव है उसी का नाम क्या है? बिल। अच्छा, बात को इस तरीके से आपको बता दें कि बिल कैसे प्रस्तुत होता है। तो देखो बच्चों, अब मान लो कि ये पार्लियामेंट हाउस है, यहां पे स्पीकर बैठा हुआ है बिरला, ओम बिरला। यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो पूरे काम को, जो सदन क्या काम कर रहे हैं लिखते रहते हैं। ये ऑफिसर्स हैं, उनका काम बोलना नहीं होता। इसे बहुत ध्यान से देखो, जिसको ऑफिसर्स की तैयारी करना हो उसका तो बहुत बोल वचन करने वाला काम नेता का होता है। जिसको एग्जाम देना है, ऑफिसर बनना है, उसको तो लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, पूछने की प्रैक्टिस कम करनी चाहिए, यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं है। ये सारा कार्यवाही को नोट डाउन करते रहते हैं। और उसके बाद इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इधर जो राइट में, जो चेयर के राइट में बैठता है वो पर रूलिंग पार्टी बैठती है। तो जो ये स्पीकर है, स्पीकर के जो राइट में बैठेगा वो कौन होगा? सत्ताधारी दल, रूलिंग पार्टी, यानी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो लेफ्ट में बैठता है वो अपोजिशन, विपक्षी। राहुल भैया इधर लेफ्ट में बैठेंगे, विपक्षी। अपोजिशन, ये पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है। अब देखो प्रश्न, तो बिल कैसे होता है? तो दोस्तों आप याद रखना, बिल इंट्रोडक्शन का ऐसा तरीका नहीं होता कि अचानक, देखो जो संसद वाला काम होता है, जैसे बच्चे यहाँ सवाल पूछते हैं, सवाल फट से लिख दिया, ऐसे सरकार काम नहीं होते। अब आप जानते हो जब सेशन शुरू होने वाला होता है तो सेशन के पास पूरा, ऐसा नहीं होता कि सब लोग कहेंगे सर सत्र शुरू हो गया, तो सर हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है, पहले से सरकार इन्फॉर्म कर देती है कि भाई ये बिल हम लाने जा रहे हैं। आप कहोगे सर सरकार बिल लाती है? तो हाँ, अरे मेरे बच्चों, बिल लाने के पहले सदन में बिल क्या है? बिल का मतलब है एक तरीके से हमने प्रस्तावित लॉ किया है। बिल का मतलब है लॉ जो लिखित रूप में हो, लॉ इन रिटन फॉर्म, सब चीज़ लिखा हुआ है, एक दस्तावेज लाया और हम दस्तावेज रखना चाहते हैं। तो दोस्तों बिल अचानक लिख तो नहीं दिया गया। तो आप देखो हमारे संसदीय शासन है, बिल पहले इंट्रोडक्शन के पहले पहला वाचन, वाचन का मतलब पढ़ना, थोड़ा विशुद्ध हिंदी यहाँ प्रथम वाचन, वाचन का मतलब बाँचना। कई बार गाँव लोग तो बाँच रहे, वो पेपर बाँच रहे हैं, पढ़ना, पढ़ना जो कहते हो रीडिंग, इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। तो आप जानते हो फर्स्ट रीडिंग कौन लाएगा? हमारे यहाँ बिल कौन ला सकता है? बिल ला सकता है मंत्री भी और सांसद भी। और याद रखना, सांसद चाहे सांसद हो सकता है कौन? वो निर्वाचित भी हो सकता है
इलेक्टेड भी हो सकता है, मनोनीत भी हो सकता है, कोई भी सांसद, लोकसभा का राज्यसभा कोई हो सकता है। अगर बिल को लाना है, इलेक्टेड मेंबर भी ला सकता है, नॉमिनेटेड भी ला सकता है। ये बात ध्यान में आपको रखने की है। और दूसरी बात है, और जो सांसद होगा, जब सांसद कोई बिल लाता है तो उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और आप पूछोगे सर ये बताओ, जो सांसद जो बिल लाएगा वो किसका सांसद होगा? रूलिंग पार्टी का, अपोजिशन का? कोई भी सांसद होगा। सांसद बिल रूलिंग पार्टी का भी ला सकता है, अपोजिशन का भी ला सकता है, लेकिन वो सांसद होना चाहिए। सांसद में दोनों सांसद आते हैं, रूलिंग पार्टी में बीजेपी के सारे सांसद मंत्री थोड़े हैं। लेकिन जब मंत्री कोई बिल लाएगा तो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट बिल, ये सरकारी विधेयक। गवर्नमेंट बिल तो बिल पेश किया जाएगा, लेकिन बिल पेश करने से पहले क्या होता है? अचानक मंत्री बिल पेश नहीं करेगा। मंत्री पहले बाकायदा बिल को छपवा देगा, प्रिंट हो जाएगा, एक एक कॉपी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे दिया जाएगा, भाई पढ़ के आप आइए। होमवर्क करना बड़ा जरूरी है। इसे दोस्तों सभी लोगों को होमवर्क करना पड़ता है, क्या पढ़े लिखे, जितने बड़े पद पे जाओगे होमवर्क जरूर करना पड़ेगा। और हमारे कई प्यारे प्यारे बच्चे बिना पढ़े लिखे क्लास में आ जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, पढ़ के आना पड़ेगा। पहले पढ़ के आओ, फिर पढ़ाने के बाद पढ़ो। ऐसा कोई चीज़ है नहीं समझ में आ जाए कि बच्चे इतने बुद्धिमान होते हैं। इधर सोच के देखो, बच्चे इतने बुद्धिमान होते हैं कि बाकी सारी चीज़ समझ जाते हैं। इसलिए ये काम आप करना चाहिए थे। पहले बिल को बाकायदा ड्राफ्ट किया जाता है, लिखा जाता है। और लिखता कौन है? आईएएस ऑफिसर। मंत्री मंत्री कहाँ बिल लिखते हैं? आईएएस ऑफिसर बिल लिख देता है, उसमें लिख देगा। उसके बाद बिल की कॉपी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दे दी जाएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी इसलिए जाएगी कि भाई पढ़ के आए तभी तो उस पर चर्चा होगी, क्योंकि बिना चर्चा के बिल पास नहीं होगा, और चर्चा के पहले उनको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आजकल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ उड़ तो रहे नहीं है, तो बिला वजह संसद में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। जब विधेयक को पढ़ोगे तब तो सही सवाल पूछोगे। इसलिए देखो, आज हमारे क्लास में भी कई बच्चे हैं आपस में ही चर्चा करते रहते हैं, हमारी बात सुनते नहीं। बताओ, अब मेरे सामने होते मैं दोस्तों को खोपचे में लेके ठांसता फिर उनको। अब ये कोई तरीका? अरे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, अपने ही चर्चा किए जा रहे हैं। तो ये बात याद रखना कि बिल कोई भी ला सकता है, सरकारी विधेयक हो सकता है, और निजी मेंबर हो, प्राइवेट मेंबर हो सकता है, निर्वाचित मेंबर ला सकता है, नॉमिनेटेड ला सकता है। बिल लोकसभा में लाया सकता है, राज्यसभा में लाया सकता है, कहीं लाया सकता है। लेकिन उसके पहले क्या होगा कि जब बिल छप गया तो वो मंत्री आएगा, तो सांसद आएगा, तो उस दिन 10 बजे स्पीकर को इन्फॉर्म कर देगा इस दिन हमें बिल लाना है। स्पीकर ने बता दिया कि आपका शेड्यूल है, यानी स्पीकर बाकायदा मंत्री या सांसद को बताएगा कि आपको बिल प्रस्तुत करने के लिए 2 बजे आना है, 2:30 बजे आना है। और जैसे ही वो मंत्री आ जाएगा, सांसद आ जाएगा, अगर मान लो कि विपक्षी है इधर बैठेगा, सत्ता पक्ष वाला इधर बैठेगा, ओम बिरला फिर उसका नाम बुलाएंगे, मिस्टर एक्स आप आओ, अपना बिल सदन के सामने इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद वो मेंबर खड़ा होगा अपने सामने, उसके बाद वो सदन से कहेगा कि मैं बिल पेश करना चाहता हूँ। फिर स्पीकर कहेगा लीव ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड। यहाँ लीव का मतलब परमिशन, इजाज़त दी जाती है। यानी सदन में स्पीकर की इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता बच्चों। सदन का बॉस स्पीकर है, पीएम नहीं है, या प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट सदन को बुला देगा, उसके बाद गया। तो फिर ये मेंबर खड़ा होगा, उसके बाद विधेयक प्रस्तुत करेगा। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो बिल अब सदन की प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद बिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट में छापा जाएगा। पहले कैसे छापा गया? केवल सांसदों को देने के लिए कि सांसद पढ़ लें। जब बिल को सदन में प्रस्तुत कर दिया गया, उसके बाद फिर सदन की परमिशन से, गजट का मतलब होता है जहां भारत सरकार का एम्बलम लगा रहेगा, वो चिन्ह लगा रहेगा, उसके नीचे फिर लिखा जाएगा कि ये प्रावधान है जो विधेयक में लाया जाना है। तो पहला वाचन सबसे आसान होता है, जहां बजट को क्या कह दिया गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिल।
बात ध्यान रखिए, पहले वाचन में चर्चा नहीं होती। पहले वाचन सिंपलेस्ट है कि इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी विधेयक का क्या होता है? दूसरा वाचन। अच्छा, ये भी आप जानते हो कि विधेयक कहाँ प्रस्तुत हो सकता है? लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, दोनों सदन में। ईदर इन हाउस ऑफ पीपल और इन काउंसिल ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ इसीलिए कहा जाता है किसी भी सदन में बिल पेश हो सकता है और बिल का प्रस्तुतिकरण पहला वाचन जो सिंपलेस्ट है, उसके बाद शुरू होता है दूसरा वाचन। अब किसी विधेयक के पारित होने में जो सेकंड रीडिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड रीडिंग, दूसरा वाचन। द्वितीय वाचन, सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होता है? कई ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो बिल पर एक सामान्य चर्चा कर ली जाए और सामान्य चर्चा के बाद क्या होता है? बिल को संसदीय समिति को भेजना। referring the bill for consideration of parliamentary committee। referring the bill for consideration of parliamentary committee। पार्लियामेंट्री कमेटी दो प्रकार की होती है। पहला, ज्वाइंट कमेटी, और दूसरा सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति। अभी दोनों का मतलब बता देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? तो विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित कर दिया जाए। सर्कुलेटिंग द बिल और इलिसिटिंग द पब्लिक ओपिनियन। विधेयक को जनता की राय जानने के लिए भेजा जाए। सर्कुलेटिंग द बिल फॉर इलिसिटिंग द पब्लिक ओपिनियन। इलिसिटिंग और नोइंग पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद क्या होगा? क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, खंड से चर्चा। उसके बाद होगा क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। उसके बाद खंड से चर्चा होगी तो स्वाभाविक रूप में संशोधन और मतदान होगा, अमेंडमेंट एंड वोटिंग। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर दूसरा चरण पूरा माना जाएगा। अब जरा एक एक चरण की बात कर दे कि द्वितीय चरण में, इसलिए द्वितीय चरण बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी किसी भी विधेयक, जैसे आपके एग्जाम के पास करने में यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट फेज है मेंस, पीटी नहीं। आपको अगर दोस्तों अरे पीटी, हमने सुना है पीटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सच है, देखो हर फेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीटी तो कोई क्वालिफाइंग है। पीटी का कोई मार्क्स आपके मेंस के एग्जाम में जुड़ता नहीं। सिलेक्शन तो मेंस के मार्क्स पे होता है ना। तो इंट्रोडक्शन इज बिल द मोस्ट इजीएस्ट कि भाई हमने बिल ले दिया। अब आप सवाल पूछोगे संसदीय समिति, जनता की राय के लिए, खंड से चर्चा, यानी कुल मिला के कंसिडरेशन। यानी सेकेंड स्टेज में क्या होता है? कमेटी स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज। सेकेंड में कमेटी स्टेज होती है, कंसिडरेशन होता है, रिपोर्टिंग होती है। इसका मतलब क्या है? आप कहोगे संसदीय समिति क्या है सर?
और बिल संसदीय समिति क्यों भेजा जाए? अब एक एक की बात हम कर लें। तो बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखो, कोई बिल संसदीय समिति के पास क्यों भेजा जाए, इसका बड़ा स्पष्ट कारण है, बड़ा ही बेसिक रीजन है इसका। ये पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे बनती है? कोई बिल आखिर में पार्लियामेंट्री कमेटी पास कैसे भेजा जाए, और पार्लियामेंट्री कमेटी बनती क्यों है? तो बात बड़ी सिंपल सी है दोस्तों। पार्लियामेंट्री कमेटी का उल्लेख लोकसभा नियमों में किया गया है। इसका थोड़ा सा इनडायरेक्ट उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है, ओनली 105 एंड 194, जहां विशेषाधिकार की बात है, जहां लिखा गया है सांसदों के विशेषाधिकार संसदीय समितियों को भी मिलेंगे। इतनी बात है केवल। बाकी कमेटी कितनी होंगी, मेंबर कितने होंगे, चेयरपर्सन कौन होगा, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है। और आप याद रखो, आप पूछोगे कि 3 स्टेज विधेयक को पारित करने के, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये कहाँ लिखा गया है? ये भी लोकसभा नियमों में, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा पहले से हो गया था, ये सारी बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते, फिर तो जरा सोच के देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रक से लेके घूमते। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हर बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं जा सकती, तो पार्लियामेंट ने अपना नियम बना लिया है, इसे कहते हैं रूल्स ऑफ लोकसभा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों होती है, इस रीजन के दोस्तों बड़ा सिंपल है। देखो, अब मान लो कि हमारे यहाँ राज्यसभा में, राज्यसभा मेंबर है 245, लोकसभा में है 543। अब जरा सोच के देखो, 543 इतनी बड़ी संख्या है हमारे यहाँ। देखो, 365 दिन में कुल मिला के पार्लियामेंट हाउस में बैठ पाती है 100 दिन। और अभी तो आप देखो, चुनाव होने वाला है, अभी बस बजट सेशन आने तो देखो क्या हंगामा होता है। 100 दिन भी लोग पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। जब एक सेशन आता है तो उसमें ये प्रावधान होता है, कम से कम हम 10 से 15 बिल पारित करेंगे। तो देखो दोस्तों, पार्लियामेंट के पास टाइम बड़ा कम होता है। टाइम कम क्यों होता है? पार्लियामेंट के पास टाइमिंग का हाल ये है, देखो पार्लियामेंट के पास समस्या क्या है कि 11 से 12 ये क्या है, क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। 12 से 1 जीरो आवर, शून्यकाल। 1 से 2 लंच, भोजन अवकाश। अब बाकी बचा 2 से 6, इसी 4 घंटे में अन्य कार्य करने हैं, अदर बिजनेस, अन्य कार्य यानी विधेयक पर कार्य करना, बस ये 4 घंटे में काम करना है। इस 4 घंटे में बजट भी पारित करवाना है, इसी 4 घंटे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव भी लाना है। अब जरा सोच के देखो, 4 घंटे में, अब मान लो कि 4 घंटे का अब एक सेशन हो रहा है, तो मान लो पार्लियामेंट 20 दिन बैठी, अब 20 दिन में कुल मिले पार्लियामेंट पास 80 घंटे, उसी 80 घंटे में सारे काम करने हैं। इसलिए आप जरा देखो कि एक बिल पर हमारे पास विचार करने के लिए 2-4 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल पाता। इसका सीधा मतलब है, अगर 2-4 घंटे, अब जानते हो बिल कैसा होता है, बिल ठीक वैसा होता है जैसे हमारा नोट्स होता है। बिल तो करीब होता है 10 पेज, 20 पेज का, 25 पेज का, या फिर 50 पेज का, कई सेक्शन उसमें होते हैं। अब पार्लियामेंट के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो 4 घंटे में 50, अब 10 बिल पार्लियामेंट के सामने पड़ा हुआ है, कुल मिला के एक बिल के लिए 2-4 घंटे मिले। 2-4 घंटे में बिल पे विचार नहीं हो पाएगा और डिस्कशन नहीं हो पाएगा। इसका एक तरीका है, हमें पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी पड़ेगी, इसलिए आया। और आप कहोगे सर ये टाइम ही फैक्टर है, टाइम फैक्टर नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है, यानी क्यों कमेटी की जरूरत पड़ती है? एक तो टाइमिंग फैक्टर है, वही एक पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है, 2-4 घंटे का टाइम है। दूसरा फैक्टर क्या है, टाइम तो छोड़ो, दूसरा फैक्टर ये भी है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखो एक्सपर्ट नहीं है, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की है। मेरे बच्चे तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी कहते हैं पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही है। अरे दोस्तों, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, आप तो आपसे साइंस टेक भी पढ़ने की उम्मीद है, इकोनॉमी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे,
और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन से कोचिंग करके आए हुए हैं, कैसे लॉ समझेंगे? अरे समझेंगे तब तो डिस्कशन करेंगे, दूसरी समस्या है। आप कहोगे सर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत पढ़े लिखे हैं, ये मेजॉरिटी एक्सपर्ट नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम पार्टी लाइन पे, आप जानते हो जब भी संसद में कोई बिल आएगा तो राहुल भैया उसका अपोजिशन करेंगे, चाहे कितना अच्छा बिल हो। इसका मतलब पार्टी के लाइन पे हमेशा हंगामा होता रहेगा। अब यही बात जब कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी वाले विरोध करते थे, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विरोध कर रहा है। ऐसे मामले में बिल को पारित करना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम कम है, पॉलिटिकल डिवीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सांसद उसके बारे में जानते नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, तो लोगों को लगा भाई पार्लियामेंट्री कमेटी, इसीलिए टाइमिंग का फैक्टर है, पार्टी का फैक्टर है, इसमें नॉलेज का भी फैक्टर है, मतलब कि एक्सपर्टीज का फैक्टर है। तो क्या तय किया गया, इसका समाधान ढूंढा गया पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जिसमें सांसद होंगे, वो पार्लियामेंट्री कमेटी है। लेकिन अब सांसद होंगे किस दल के होंगे भाई, सदन में तो बीजेपी भी है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बाद फिर कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तो तमाम पार्टीज हैं। तो आप पूछोगे सर ये बताओ पार्लियामेंट्री कमेटी में किसको लिया जाए, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में हर पार्टी के मेंबर को लिया जाएगा, उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से, उनके हाउस में प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर बीजेपी के मेंबर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा आएंगे, यानी पार्लियामेंट्री कमेटीज में हर पार्टी के मेंबर शामिल होते हैं। मेंबर ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी आर गिवन ड्यू रिप्रेजेंटेशन बट अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। तो अब आप देखोगे, जब इसका मतलब है यहाँ पे हर पार्टी मेंबर को लिया जाएगा, यानी अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रोपोर्शनेट। और जब इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर लिए जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी अगर ज्वाइंट होगी, ज्वाइंट का मतलब होता है अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ज्वाइंट होगी तो इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर लिए जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रेंथ होगा वो लोकसभा का ज़्यादा होगा, क्योंकि लोकसभा का स्ट्रेंथ 543 है, 543 है। इसका मतलब है कि 543 मेंबर ऑलमोस्ट डबल है लोक राज्यसभा के 244 के। किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर ज्वाइंट बनेगी तो तय करेगा स्पीकर, स्पीकर तय करेगा ज्वाइंट बनेगी या सेलेक्ट बनेगी। तो जब और मेंबरशिप आप देखो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर दोनों मेंबर आएंगे तो वो राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो लगभग हाफ होते हैं लोकसभा के तुलना में। और अगर अगर ये प्रवर समिति है, सेलेक्ट कमेटी, सेलेक्ट का मतलब है जिसमें केवल एक ही सदन के सदस्य आएंगे, जिस कमेटी में द मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन हाउस, दैट इज नोन एज अ सेलेक्ट कमेटी। तो अगर राज्यसभा में बिल है तो राज्यसभा के केवल मेंबर आएंगे, सेलेक्ट कमेटी। बिल लोकसभा में है तो केवल लोकसभा के मेंबर आएंगे, सेलेक्ट कमेटी। मेंबर्स आर ड्रॉन ओनली फ्रॉम सिंगल कमेटी, इसलिए। और ज्वाइंट कमेटी का मतलब है कि मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ हाउसेस। और आप कहोगे सर ये बताओ ज्वाइंट कमेटी सिंगल कमेटी कोई रीज़न है कि भाई सेलेक्ट कमेटी क्यों बनती है, ज्वाइंट कमेटी क्यों बनती है? अब आप देखोगे पार्लियामेंट्री कमेटी खास बात क्या है, इसका कोई टाइम लिमिट तो होता नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विधेयक को अच्छे से विचार करती है, और पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब ये नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी किसी वक्त बुला सकती है किसी साइंटिस्ट को, किसी ऑफिसर को, पार्लियामेंट्री कमेटी कहीं दौरा कर सकती है। और इसलिए देखो दोस्तों, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग पूरी दुनिया में दौरा करते रहते हैं। अब मान लो हमारे डाटा प्रोटेक्शन बिल बन रहा है, अगर डाटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया तो पार्लियामेंट्री कमेटी अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे देशों की यात्रा करेगी, फिर देखेगी वहाँ कैसे कैसे सब काम हो रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी सदन को एक्सपर्टीज देती है। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कोई बिल ना जाए तो आप समझ लो कि बिल तो फिर बड़ी आसानी से हाउस से पारित हो जाएगा, उसकी स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी। और ज्वाइंट कमेटी कब होती है, सिलेक्ट कमेटी कब होती है, याद रखना, जब भी बिल मान लो कि
लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में आ गया। तब वहाँ पे सिलेक्ट कमेटी बनेगी क्योंकि एक हाउस ने बिल पास कर दिया। लेकिन जब पहले ही हाउस में प्रॉब्लम आ गई तो स्वाभाविक रूप में ज्वाइंट कमेटी बनेगी, क्योंकि दोनों हाउस में उसी मामले पे 2 बार कमेटी नहीं बन सकती, टाइम वेस्ट होगा। फिर आप पूछोगे सर ये बताओ कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा, तो स्पीकर तय करता है। आप कहोगे सर कमेटी कितने दिन में रिपोर्ट दे दे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, साल भर 6 महीने लग सकता है। इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी के रूप में हमारी पार्लियामेंट साल भर काम करती रहती है। पार्लियामेंट्री कमेटी कोई सेशन नहीं होता, जैसे लोकसभा राज्यसभा का सेशन है, पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई सेशन नहीं होता। 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, वो कंटिन्यूसली काम करती है, थ्रू आउट द ईयर काम करती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि सेकेंड फेज में इसीलिए किसी बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाता है। अब किसी बच्चे ने पूछा प्रश्नकाल का समय हो गया है बच्चों, अब जरा पूछो, उसके बाद बाकी बात आगे बताएंगे। अब जरा पूछो क्या प्रश्नकाल है मेरे बच्चों का। किसी बच्चे ने पूछा जो राज्यसभा के, नहीं बच्चों ऐसा रोक करिए, जो मेंबर राज्यसभा के होते हैं वो अलग होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर अलग होते हैं। अरे मेरे बच्चे फिल्म अब कैसे देखो, अरे जो लोकसभा का मेंबर होगा वो अलग होगा, चुनाव होता है, राज्यसभा के मेंबर का चुनाव अलग होता है। क्या ज्वाइंट कमेटी में क्या लिखा है, पारित विधेयक को माना जाएगा? नहीं, ज्वाइंट कमेटी विधेयक पारित नहीं करती मेरे बच्चों। कमेटी केवल रिकमेंडेशन देती है पार्लियामेंट को, विधेयक को पारित करना ना पारित करना दैट इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट ही करेगी। क्या वर्तमान परिदृश्य में प्राइवेट मेंबर बिल अप्रासंगिक हो गया है? नहीं, कई बार होता है। अरे भाई यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राइवेट मेंबर बिल ने लाया है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि जब हाउस में एक पार्टी का मेजॉरिटी होती है तो प्राइवेट मेंबर बिल पारित कम हो पाता है, क्योंकि वो समर्थन कहाँ से लाएगा, मेजॉरिटी कहाँ से लाएगा। प्राइवेट मेंबर का मतलब, अच्छा ये बात याद रखना दोस्तों, प्राइवेट मेंबर का मतलब ये मत समझना कि हम या आप। प्राइवेट मेंबर का मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर है। संसद मनोनीत कैसे होता है? अरे मेरे बच्चों, अब संसद मनोनीत कैसे होगा, आजकल राज्यसभा मनोनयन होता है। राज्यसभा मनोनयन क्यों होता है? अब किसी पार्टी खुश कर दो, मनोनयन हो जाएगा। तैयब सर कहाँ, वित्त मंत्री काम क्या बजट देता है? हाँ वित्त मंत्री बजट देता है, अभी आगे बता देंगे। प्रेसिडेंट अपने त्यागपत्र किसको देता है? प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र अपनी मेज पे रख के चला जाता है। प्रेसिडेंट त्यागपत्र देता है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट त्यागपत्र देता है प्रेसिडेंट को, दोनों आपस में एक दूसरे को दे देते हैं। प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करेगा? वाइस को, वाइस किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। सर निर्णायक वोट स्पीकर को होता है, क्या लिखा क्या लिखा, थर्ड रीडिंग क्या है? अभी थर्ड रीडिंग बता रहा हूँ बच्चों, अभी थर्ड रीडिंग मुझे बताना है। खुश करने का मतलब घूस लेना होता है। अरे मेरे बच्चों जैसे मर्जी खुश करो। किसी ने बच्चों का 0 आवर क्या है? अभी देखो ये हमारे अभी 0 आवर शुरू हुआ है, मेरा बच्चों को 0 आवर चल रहा है। 0 आवर का मतलब है कोई भी सवाल पूछ सकते हो तत्काल, कोई भी सवाल सदन में जाके पूछ सकते हो। उसके लिए 15 दिन पहले की नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कह सकता है कि भाई मेरे संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना है, मैं उठाऊंगा। किसी बच्चे ने पूछा है प्राइवेट मेंबर चुन के जाते हैं कैसे? अरे मेरे बच्चों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के नहीं जाएगा। अरे प्राइवेट मेंबर का मतलब है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है। दूसरा वचन का तीसरा टॉपिक क्या लिखे हैं? दूसरा वाचन का, अच्छा दूसरा वाचन का तीसरा टॉपिक मेरे बच्चों देखो, जनता की राय जानने के लिए खंडशः चर्चा, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा, खंडशः पार्ट वाइज चर्चा। अब किसी बच्चे ने पूछा संसदीय समिति क्या होती है? मुझे लगता है कि ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। हलवा सेरेमनी क्या होती है? अरे हलवा सेरेमनी प्रावधान कहीं नहीं लिखा हुआ है,
बजट छपने के पहले ये हलवा सेरेमनी होती है बच्चों। पार्लियामेंट्री कमेटी मंत्री को मेंबर नहीं बना सकते हैं, नहीं नहीं, कई पार्लियामेंट्री कमेटी में मिनिस्टर भी मेंबर होता है, कई पार्लियामेंट्री कमेटी में। प्रवर समिति का मतलब है, ये जो प्रवर समिति का मतलब है सिलेक्ट कमेटी, सिलेक्ट कमेटी का मतलब है जो केवल एक सदन के सदस्यों से मिली हो। नहीं नहीं बच्चों ने, प्राइवेट मेंबर नॉन रूलिंग पार्टी का नहीं होता, प्राइवेट मेंबर रूलिंग पार्टी किसी पार्टी का हो सकता है, बशर्ते वो मिनिस्टर नहीं है। सर बिल वापस होने के लिए फिर बैठक होता है, बिल वापस होने के लिए, वापस कैसा मतलब होने, बिल को लोकसभा में कितनी अनुमति से लाया जाता है, किसकी अनुमति से लाया जाता है, स्पीकर के, स्पीकर के। एक ही सदन के शामिल हो सिलेक्ट कमेटी, हाँ सही बात है। एक कमेटी में मनोनीत सदस्य को हो, हाँ बिल्कुल, मनोनीत सदस्य भी कमेटी में हो सकता है। जो प्रिंट सबको दिया जाता है उसका पैसा कहाँ से आता है? जो प्रिंट सबको दिया जाता है उसका पैसा भारत सरकार से आता है, उसकी चिंता मत करो, तुम पढ़ाई करो। किसी ज्वाइंट सेलेक्ट मत, अरे भाई ज्वाइंट में दोनों मेंबर है, सेलेक्ट में केवल एक मेंबर है। प्रवर का मतलब है जिसमें केवल एक सदन के सदस्य शामिल हों। विधेयक में देश की आम जनता की राय कैसे ली जाती है? हाँ, बिल को पेपर में छपाया जाता है, ये स्पीकर पेपर में छपवाएगा, बाकायदा आम जनता अपनी राय देगी, तो पेपर में छपवाया जाता है, बाकायदा लिखा होता है कि संसद इस विधेयक पर आम जनता की राय जानना चाहती है। पार्लियामेंट्री कमेटी मंत्री को मेंबर नहीं बनाया, नहीं बनाया सकता, मैंने पहले कहा। सेकेंड रीडिंग क्या होता है? मेंस एग्जाम की तरह होता है, जो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, जिस पे चर्चा होती है, जिस पे वाद विवाद होता है। जीरो आवर क्वेश्चन तो फिर सामने हो जाएगा सर, नहीं नहीं, जीरो आवर क्वेश्चन आवर सामने हो जाएगा मतलब सर निर्णायक वोट का होता है तो अपनी पार्टी के पक्ष में, हाँ भाई अपनी पार्टी के पक्ष में भी दे सकता है, वो बिल्कुल दे सकता है। लेम टैक्सेशन क्या होता है? अरे मेरे बच्चों, अब 2024 में चुनाव होने वाला है, इसके पहले होने वाला चुनाव लेम टैक्सेशन कहलाएगा। देखो लेम डक का मतलब क्या होता है? जो कोई काम न कर पाए। भाई देखो शरीर का तो मूल है, जो बोल न पाए और जो सुन न पाए। तो कई बार होता है कि जैसे जो अंतिम सेशन होगा उसे कहते हैं लेम टैक्सेशन, क्योंकि वो पार्लियामेंट कोई काम कर नहीं पाती, 2024 में चुनाव होने वाला है, आने वाला बजट सेशन लेम टैक्सेशन है। विशिंग वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। ज्वाइंट कमेटी में कितने मेंबर होता है मेरे बच्चों? मेंबरशिप की संख्या निश्चित नहीं है, वो स्पीकर तय होता है। ज्वाइंट कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। अच्छा, क्लॉज बाय क्लॉज क्या होता है? अभी इस पे आना है बच्चों, अभी तो इस पे आना है, अभी तो मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी बताई है। तीसरी बचन शादी क्या है? आई गॉड, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बिल को कैंसिल करती हो तो, अरे मेरे बच्चों पार्लियामेंट्री कमेटी केवल रिकमेंडेशन देती है, वो ना कैंसिल करती है ना पारित करती है। अरे जीरो आवर में क्वेश्चन आवर का इंपॉर्टेंस नहीं होता, जीरो आवर अलग है, क्वेश्चन आवर अलग है, अलग से आपको बता भी देंगे, मैं बता भी दूंगा अभी। बच्चों प्राइवेट मेंबर किस लिए होते हैं? अरे मेरे बच्चों प्राइवेट मेंबर सांसद होता है। सर मनोनीत का मतदान नहीं होता क्या? नहीं, वो भी मतदान करता है, मनोनीत भी मतदान करता है, केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं करता, बाकी मनोनीत सदस्य सबका वोट करता है। तो बच्चे ने पूछा आम जनता राय देगी तो वहां उस पर अमल किया जाएगा? हाँ, अरे अमल किया जाता है, चिंता मत करो। क्या जनता की राय से बिल में प्रभाव पड़ेगा? हाँ प्रभाव पड़ता है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हैं, जीरो में अरे देखो, प्रश्नकाल में पूछते हैं 15 दिन पहले नोटिस देके, जीरो आवर पूछते हैं उसी दिन नोटिस देके। हाँ प्रश्नकाल में पहले नोटिस देना होता है 15 दिन पहले, और फिर प्रश्न का लिखा हुआ उत्तर आएगा, उस दिन पढ़ देगा। जबकि जीरो आवर में क्या होता है? उसी दिन बकह के सवाल पूछा जा सकता है।
किसी बच्चे ने कहा स्पीकर एक होगा, मेरे बच्चे लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा में उसे सभापति कहते हैं, चेयरपर्सन कहते हैं। किसी बच्चे ने कहा मंत्री सांसद में क्या अंतर है? मंत्री मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मंत्री है, जो डिपार्टमेंट का मंत्री है। सांसद जो सभी हैं। पार्टी को चुनाव के लिए कहाँ से पैसा मिलता है? लोग चंदा देते हैं। स्पेशल सेशन क्या है? 3 के अलावा, देखो दोस्तों 3 सेशन है और 3 सेशन के अलावा कभी भी राष्ट्रपति किसी स्पेशल सेशन को इनवाइट कर सकता है। जैसे संविधान के 50 साल पूरे होने पर, जीएसटी पारित होने के अवसर पर। किसी बच्चे ने कहा बिल के राइस, हाँ बिल आईएसी लिखते हैं मेरे बच्चों। इसे बिल अधिनियम कानून में, अरे आगे बता, पहले बिल पारित हो जाना तब मैं बताऊंगा बिल का अधिनियम में कानून में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो फिर बाकी अगली क्लास में। विशिंग वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।